अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की दो बड़ी खबरों की और जुड़वां शहर पिंडी की भी एक खबर उसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा एक खबर डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लैंड से आई है। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान का एक बयान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फ़खर, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत शुक्र। चौधरी साहब आप सुनाएं। सॉरी, आज हम कुछ लेट हो गए और क्विकली रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो आप सुनाएं। आप सब अच्छा है? सब अच्छा है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है? सब। जमाइमा खान ने एक बयान दिया है फ़खर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है इमरान खान के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इस बयान की क्या डिटेल्स हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो सब इसका जो पस मंज़र है ना, वो ये है कि अलीमा ख़ान ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है PTI की तरफ से, उसको लीड करेंगे इमरान खान के दोनों साहिबजादे कासिम और सुलेमान, और वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए जो एक तहरीक चलाई जाएगी, ये दोनों भाई जो हैं वो अब उसके सरबराह होंगे इस तहरीक के। तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया, राना सनाउल्लाह की तरफ से बयान आया था कि वो कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आएंगे तो अल्टीमेटली गिरफ़्तार होंगे। तो ये जो बयान था उसका स्क्रीनशॉट लेके जमाइमा खान ने आज ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये जो उनके बच्चों के बाप हैं, उनके साबका शोहर इमरान खान 2 साल से उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। एंड पे फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये जो है एक ज़ाती जो है वो इंतकाम लग रहा है, और ये इस वजह से जो जमाइमा खान का इस कॉन्टेक्स्ट में ये ट्वीट है। अब सवाल ये है कि इमरान खान के हवाले से जब भी बात होती है, चाहे वो जमाइमा खान के हवाले से हो, बुशरा बीबी के हवाले से हो या इमरान खान की फ़ैमिली के हवाले से, इमरान खान ने हमेशा ये दावा किया है कि वो मोरूसी सियासत के किसी तौर के ऊपर कायल नहीं है, और वो जो बाकी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं वो उनमें मोरूसियत है। एक ख़ानदान का एक बंदा जो है वो फ़ौत होता है तो उसका अगला जो है वो पार्टी की सरबराही ले लेता है। तो मैं इस तरह की जो पार्टी हमारी ऐसी नहीं होगी। फिर उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन लगा दिया, उनकी फैमिली में से कोई नहीं है। लेकिन अब अगर देखें जो पार्टी की मुकम्मल तौर के ऊपर भाग दौड़ देखें तो इस टाइम अलीमा खान तकरीबन टेक ओवर कर चुकी हैं तमाम फैसला साजी। इमरान खान कोई भी अपना बयान देना होता है उन्होंने या कोई भी करनी होती है वो अलीमा खान के ज़रिए की जाती है। बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं, इवन जो चेयरमैन जो ख़ुद इन्होंने इमरान खान ने मुंतखब किया था, उसको साइडलाइन कर दिया गया है। फिर उसके साथ साथ अगर देखें तो जो अलीमा खान के जो इसके हवाले से जो सियासत के अंदर इस टाइम जिस तरह से वो एक्टिव हुई हैं, जब भी इमरान खान पे क्रिटिसिज्म किया जाता था वो कहते थे आप जो बुशरा बीबी हैं वो सियासत में मुलव्वस नहीं, आप उसको क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हैं, बाकी कोई इनकी फैमिली का हवाले से नाम लिया जाए तो यही कहा जाता था। लेकिन अब ये एक मुकम्मल तौर के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा है कि इस टाइम जो इमरान खान की फैमिली ही PTI को उन्होंने वो बागडोर भी संभाल ली है, चाहे वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से बातचीत हो या कोई अनाउंस करना होता है पॉलिसी के हवाले से, वो सारा कुछ यही कर रहे हैं। तो ये एक जो इमरान खान का जो एक नारा था मोरूसियत के हवाले से, एटलीस्ट ये उस हद तक ये नफ़ी है जो इन्होंने वो किया है। चलें फ़खर, देखें उनकी तो अपने बहुत सारे बाकी भी दावे गलत हुए थे ना। 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना, 1 करोड़ नौकरियां देना, 50 लाख मकान बनाना, 362 डैम बनाना। तो प्रैक्टिकली वैसे सबसे लेटेस्ट मोरूसियत की तरफ इमरान खान गए हैं, और वो उस वक्त गए हैं जब उनकी सारी पार्टी फेल हो गई उनके लिए इवन मुलाकातें रेगुलेट कराने में। अब अगर उनके बच्चे कोई पार्टी ओहदा नहीं लेते, उनकी बहन, उनकी साबका बीवी, और ना कोई हुकूमती ओहदा लेते हैं और सिर्फ उनकी रिहाई की स्ट्रगल करते हैं, तो मेरा ख्याल है बतौर शहरी या किसी उनकी आइडियालॉजी को अगर वो सही मानते हैं तो ये उनका राइट है, और पुरअमन एहतजाज भी उनका राइट है। अलबत्ता जो बात कही गई थी कि उनके साहबजादे गिरफ्तार हो जाएंगे, वो इस कंटेक्स्ट में राना सनाउल्लाह का मैं वो सुन रहा था, मोहम्मद मालिक साहब के साथ इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वायलेंट मुजाहिरों में वो हिस्सा लेंगे, तोड़ फोड़ में मुलव्वस होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, वो पुरअमन एहतजाज भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा उनका जो मफहूम था कहने का राना सनाउल्लाह का, वो ये था कि अगर वायलेंट मुजाहिरे में हिस्सा लेंगे, अगर वो वायलेंट मुजाहिरे में हिस्सा नहीं लेते और वो डुअल नेशनल हैं तो वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने वालिद की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज उनका हक है। तो खैर ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा, क्योंकि बाकी पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा तकसीम और डिवाइड थी कि कुछ समझ नहीं आता था कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। नहीं, आप ये समझते हैं इससे पार्टी मज़ीद तकसीम होगी, ख़ास तौर के ऊपर ये अगर इमरान खान की फैमिली अब ये फ्रंट के ऊपर आ जाती है? देखिए उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों, जिसकी वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। बुशरा बीबी और अलीमा खान के आपस में जो है वो एक टसल जो है वो किसी से
वो मीडिया की जीनत भी बन चुके हैं। तो ये इस सूरत हाल में अब टेक ओवर कर लेना जो अलीमा ख़ान की तरफ से, और ये साथ के जो अलीमा ख़ान है वो तो ख़ुद जेल काट रही हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, फैमिली के अंदर ये जो टसल आप समझते हैं ये मज़ीद बढ़ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल इमरान खान इसको डिसाइड कर देंगे और वो बता देंगे कि कौन स्टेयरिंग पे बैठा है, मेरी बेगम बैठी है या बहन बैठी है। देखें माजी में भी ये हुआ है, फ़खर पहली दफ़ा नहीं हो रहा। बेगम कलसूम नवाज़ घरेलू खातून थी, कोई पार्टी ओहदा उन्होंने कभी नहीं लिया, कोई हुकूमती ओहदा नहीं लिया। मियाँ साहब की जो बाहर जाने की डील थी वो उन्होंने थ्रू कराई थी, उन्होंने उस वक्त जलसे जुलूस किए, मुजाहरे किए और मियाँ साहब को कामयाबी से बाहर ले जाने में कामयाब नहीं। तो पाकिस्तान में ये होता है, घरेलू ख़वातीन भी बवक्त ज़रूरत आ जाती हैं बाहर। लेकिन हम तो पहले भी ये बात नहीं मानते थे। बुशरा बीबी पूरी तरह से मुलव्वस थी अमूर सल्तनत में, अपनी फ्रंटमैन के थ्रू, सहेली के थ्रू। अलीमा खान जो हैं वो अमूर सल्तनत में, उनका मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं पता कि उन्होंने कहीं मुदाखलत की हो, कहीं किसी को लगवाया हो, मैंने सुना नहीं। लेकिन जो उनके एसेट्स वाली बात थी उसमें मैं उस दिन भी शो में कह चुका हूँ कि वो उन्होंने बताया था जी कि मैंने सिलाई मशीनों से और इससे इकट्ठे किए हैं और बाहर उनकी प्रॉपर्टीज दुबई में निकली थी। लेकिन उस वक्त मैनेज किया गया था जब साकिब निसार साहब के पास उनका केस, वो हुकूमत ने मैनेज किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अलावा हुकूमत में कोई मुदाखलत मैंने अलीमा खान की नहीं देखी। वो हो सकता है कि अपने भाई की मोहब्बत में आई हो कि मैं उसको रिहा कराऊँ, मेरा भाई हुकूमत में होना चाहिए, तो ये वजह हो सकती है। तो मरूसियत वाला दावा, ये फिर इसका मतलब वाला वो खत्म दावा हो गया? मेरा नहीं ख्याल, जब तक वो पार्टी ओहदा नहीं देते अपनी फैमिली को या हुकूमती ओहदा नहीं देते, तो अभी हम मरूसियत वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अपने मेंबर की रिहाई की स्ट्रगल करना जो है ना, वो किसी भी बंदे का राइट है अपनी फैमिली के मेंबर के लिए, या किसी उनकी आइडियालॉजी को मानता तो वो भी कर सकता है। या तो वो कहें कि जी हमने इनको पार्टी में फलां ओहदा दे दिया तो हम कहेंगे कि जी अब ये मरूसियत, तो ये इलेक्शन नहीं हुआ। अगर इलेक्शन लड़के आ जाए फिर भी हम मरूसियत नहीं कहेंगे। तो फिर इसका मतलब ये दुरुस्त फैसला है जो इमरान खान की फैमिली ये अब तो आगे देखें आ ना, रही ये है। तो आप कोई वो पेशगोइयाँ करने वाले बताएंगे ना कि ये दुरुस्त होता है या गलत होता है। बट ये है कि कम से कम एक लोगों को ये पता होगा कि ये फैमिली मेंबर है और ये इरेलीवेंट नहीं है, जिस तरह बाकी सारी पार्टी इरेलीवेंट कि एक बंदा और शुमाल में बयान दे रहा है, जनूब में दे रहा है। तो मेरा ख्याल है शायद इससे बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें चॉइस साहब देखें, बात यह है कि आप कह रहे थे ना कि पार्टी बाकी जो है वो नाकाम हो चुकी है इनको रिहा कराने के हवाले से, या जो भी मकासद और रज़ाइम थे इमरान खान के, उसमें देखें इसमें आप देख लें माजी इतना उठा लें, चाहे वो पस पर्दा मुज़ाकरात हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ हुए, या फिर फ्रंट के ऊपर जो कमेटीज़ बना के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, अल्टीमेटली फ़ैसला किसने लेना होता है? वो इमरान खान ने लेना होता है। तो इसमें पार्टी को ज़िम्मेदार बनाना कि पार्टी नाकाम हुई है, पार्टी की तरफ से तो बारहा ये कोशिशें की गई हैं। बाज़ औक़ात तो मेरी अपनी इतलात हैं कि रास्ता निकल रहा था इमरान खान की रिहाई, कम अज़ कम नहीं तो उनको एटलीस्ट ये था कि बनी गाला के अंदर जो हाउस अरेस्ट करने के हवाले से भी बातचीत फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो असल फ़ैसला लेना होता है अल्टीमेटली वो इमरान खान ने ख़ुद लेना होता है। तो इसलिए पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इमरान खान अपने पार्टी अहदेदारों को या जो पार्टी रहनुमाओं को इसका जो है वो दोषी करार देंगे कि इनकी नाकामी की वजह से मैं आज जेल में हूँ। इसकी जो टोटल ज़िम्मेदार है मैं समझता हूँ ये इमरान खान ख़ुद है, क्योंकि हर फैसला PTI के हवाले से जो भी हो वो इमरान खान लेता है। अब अभी पिछले हफ्ते का जो ख़त देख लें आप, शाह महमूद कुरैशी का, और उसके साथ साथ जो इनके साथ जो बाकी जो कोट लखपत जेल में गिरफ़्तार लोग हैं उनकी तरफ से ख़त लिखा गया और ये ज़ोर दिया गया इस बात के ऊपर इमरान खान को कि हुकूमत के साथ जो सियासी हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए जाने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। इमरान खान ने अपना ट्वीट करके 2 दिन पहले ही उनका जो है वो ये जो एक दी गई थी, पेशकश की गई थी उनकी तरफ से, वो उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, बातचीत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज होगा और एहतजाज ही वाहिद हल है। तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं समझता कि ये पार्टी है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़ुद ज़िम्मेदार इमरान खान है। फ़खर देखें, हम ज़िम्मेदारी का तयन हम नहीं कर सकते। देखें, इमरान खान को बतौर पार्टी के बानी के पूरा इख्तियार है कि क्या पॉलिसी इख्तियार करें। मैंने देखा, महताब अब्बासी साहब ने ख़त लिखा था सूबे के नाम के वक्त के जी अगर आपने ये खैबर डाला हज़ारे की जगह तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। मियाँ साहब ने उनकी बात नहीं मानी। अब जिन्होंने ख़त लिखा वो रिज़ाइन दे दें, PTI छोड़ दें अगर उनको नहीं आ रहा। देखें ये यहाँ पे पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप है। खान साहब की पार्टी के अंदर भी डिक्टेटरशिप है उनकी ज़ाती, वो अपनी मर्जी करते हैं और अभी भी उन्होंने अपनी मर्जी की है, जिस तरह बाकी पार्टियों में जरदारी साहब अपनी मर्जी करते हैं, कई दफ़ा बिलावल की बात नहीं मानते। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी करते हैं। आर्मी चीफ की तकरीर में मैंने खुद देखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने क्या करना है, नहीं मानी छोटे भाई की बात।
तो इसी तरह इमरान खान को भी हक है कि वो अपनी पार्टी के वो बिला शिरकत गैर वो बादशाह सलामत है, उसके अंदर बाकी लोग हैं। तो मैं इस बात पे उन पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी अगर यूनिफॉर्म हो तो अपने लिए स्पेस पैदा कर सकते, जो भी पॉलिसी वो इख्तियार करें यूनिफॉर्म हो, ऊपर से लेके नीचे तक हो। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, बहुत सारे अनाड़ी हैं, बहुत सारे बिके हुए हैं, वो उनको कोई रिलीफ नहीं लेके दे सके। यहाँ पे पीटीआई आ जाती थी, उनके वज़ीर आला शक्ल दिखा के भाग जाते थे, उसका इम्पैक्ट नहीं होता था प्रोटेस्ट का। तो इमरान खान के साथ भी बहुत वारदातें हुई हैं ना, तो वो आप जो मर्जी करें, वो आज़ाद हैं अपनी पार्टी के डिसीजन बनाने में। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान खुद कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? अगर उनको ऑप्शन दी जाए और कोई ढील दी जाए तो वो तो सबसे पहले कंप्रोमाइज़ के लिए थे। वो तो कहते यही है ना कि मेरे साथ मामला ठीक करें तो आप ठीक है, आपने तो चोरों से साथ मिला लिए, वो तो उनका तो केस ही है ना, इसमें तो कोई राय नहीं है, इस पर हम क्या बहस करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप कह रहे थे कोई वजारत दाखिला के हवाले से बड़ी कोई अहम डेवलपमेंट। जी, मैं आपको दो स्टोरीज बताता हूँ। एक तो ये कि वजारत दाखिला के अंदर जो है उसमें बेहतरी लाने के लिए, बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं, मेजर जनरल सर्विंग, अच्छा, वो और उनकी टीम, उनके साथ एक ब्रिगेड साहब भी आएंगे और एक टीम भी आएगी, उन्हें वजारत दाखिला में लाने का जो है वो फैसला किया गया है। ठीक है। जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आएंगे मेजर जनरल, उनके साथ एक ब्रिगेड साहब, उनकी टीम सर्विंग होंगे। हाँ जी, सर्विंग होंगे, आर्मी से आएंगे। और ये फैसला जो है वो किया गया है बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है। वो इंटरनल सिक्योरिटी को वो देखेंगे, उसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो है, वीज़ा सेक्शन, ECL, इस सारे मामलात को वो खुद देखेंगे। अच्छा, मेजर जनरल साहब जी। और ये बेसिकली जो मुल्की सूरत हाल है, दो सूबों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी का है, इस तरह के वाक़यात हैं, उस हवाले से मरबूत और जामे एक जो रिस्पांस होगा, जो पॉलिसी होगी, इन सारी चीज़ों को वो देखेंगे। तो ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट, क्योंकि फ़ैसला हो गया है। ठीक तो है। वो आ रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, एक एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे, और वो इधर सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे यूनिफॉर्म में, और इन सारी चीज़ों को जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट हो सकेंगी और इसके रिजल्ट जो हैं हमें मिलेंगे। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? जो दहशतगर्दी के हवाले से ये सारा कोऑर्डिनेट करेंगे या क्या होगा इसमें? देखें फ़खर, वजारत दाखिला के मातहत बहुत सारी FCs हैं, ठीक है, बहुत सारे रेंजर्स की हैं, इस तरह डिफरेंट विंग्स हैं। फिर इसके अंदर बेसिकली आपने मुल्की अमनो अमान की पॉलिसी भी देनी होती है और दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी भी वजारत दाखिला को देनी होती है। अच्छा। और किसी हद तक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी इनका रोल होता है, जो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है और बहुत सारे एरियाज़ में खुद इनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं वजारत दाखिला के मातहत जो हैं। तो यहाँ पे जब एक सिक्योरिटी माइंडसेट को ये समझा जा रहा है कि बिठाया जाएगा तो इससे नताइज बेहतर मिलेंगे। इसी तरह ECL में और वीज़ा सेक्शन में जो है वो एक मरबूत और कोऑर्डिनेटेड काम होगा। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी समझा जा रहा है कि बेहतरी है। वीज़ा के पीछे क्या लॉजिक है? वीज़ा के मामलात के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा। कि जो वीज़ा जारी करने के हवाले से मामलात थे, इसी तरह इसी तरह ECL के हवाले से कुछ मामलात जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके मातहत आ जाएंगी और बाकी वजारत दाखिला जो है वो सिविलियन साइड पे अपना काम जो है वो करेगी। लेकिन ये जो होंगे एडिशनल सेक्रेटरी होंगे स्पेशल, ये इन सारी चीज़ों को देखें। तो ये एक एडिशन हो गई है वजारत दाखिला के अंदर भी जो है वो एक फौजी जो जी, और इसमें ये रिफॉर्म्स हैं बेसिकली। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इससे इनकी प्रोग्रेस बेहतर होगी, बेहतर होगी। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे इस्लामाबाद के कोई और भी इम्पोर्टेंट एक जो है वो स्टोरी। जी, मैं हमारा खुशखबरी इसको कहूँ या क्या कहूँ कि पाकिस्तान और हॉलैंड के लोगों का म्यार ज़िंदगी एक हो गया इस्लामाबाद। अच्छा, क्योंकि वो इस तरह के पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों से पेश बारिशों के बाद पानी खड़ा रहता है और अब हमारी जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसके अंदर भी पानी खड़ा है 4 फुट तक और डच एम्बेसी जो है वो उसके अंदर डूब चुकी है। वो सुना है कि कोई नाला इन्होंने बंद किया और ये हमारा जो लेवल है उनके साथ लिविंग स्टैंडर्ड सेम हो गया है। अच्छा। चेयरमैन CDA का कारनामा है कि उनके दौर में हम जो है ना, तो ये पॉजिटिव में तो नहीं किया ना, नेगेटिव में देखिए हुआ ये है कि ये जो हेस्ट में प्रोजेक्ट बनाए गए ना फ़खर, अब देखें हेस्ट में प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे जो उसका नाला था जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पानी को जो कैरी करता था वो नाला कहीं नीचे दब गया। वो सरीना अंडरपास बनाते हुए सुना है कि अब ये पहले 10 दिन शदीद रही है, पानी जितना निकाला जाता है रात को मजीद बारिश हो जाती है, शाम को और बारिश हो जाती है।
अब वो सूरत हाल ये है कि 5 सफ़ीरों ने चेयरमैन CDA की शिकायत की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तहरीरी तौर पे। अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने तबाही होगी है हमारे यहाँ, और ये आपको आप वीडियो भी देखें स्क्रीन के ऊपर कि ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो इस्लामाबाद का सबसे VVIP, सबसे सिक्योर, सबसे साउंड एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविक चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, आप देखें वहाँ पे किस तरीके से पानी खड़ा है। ये वो बरसाती नाला था, बंद कर दिया गया, कश्मीर हाईवे की जो एक्सटेंशन थी उसकी अब ये नाला जो है, अब आप ये देखें दूसरी फुटेज में अगर आपको हम दिखा सकें तो ये उस नाले को ढूंढने के लिए 4 दिन से खुदाई भी हो रही है। अच्छा, ये अभी देखें तक मिला नहीं है उसका, बड़े बड़े डंपर जो है मट्टी निकाल के, और अब वो और कश्मीर हाईवे बंद है 4 दिनों से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने कहा जी कि हमने 30 दिनों में ये प्रोजेक्ट किया, 32 दिनों में ये किया। और फ़खर इतना हेस्ट में काम हुआ, ना तो पहले सर्वे हुए कि किस साइड से कितनी ट्रैफिक जाती है। अब जो एक अंडरपास बनाया गया सरीना के सामने, उस पर कोई गाड़ी नहीं होती जो सिग्नल फ्री है, और जो आगे से रोड घुमा के लाई गई है, जो ये सारा अम्बेसी रोड वाला और अपारा से आने वाला जो मैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो मैसिव ट्रैफिक है, वो आगे से जाके घूम के आता है। अजीब एक खिचड़ी वहाँ पक्की होती है। F8 में आप देख लें यही हाल है। F8 वाला तो मैं इस मामले को उठा भी चुका हूँ। देखिए G8-2 से एक हॉस्पिटल है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन जो है, वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल का कनेक्शन होता था पिम्स के लिए के साथ, तो वो जो रोड है इन्होंने वो डेड एंड कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो डिस्कनेक्ट कर दिया है उसको। अब वो कोई भी मरीज रेफर करना हो तो वो पता नहीं लंबा चक्कर काट के जो है ना वो उसको आना पड़ेगा। ये मैंने हाईलाइट किया था, स्टडी नहीं हुई, ना प्लानिंग है, ना डिजाइनिंग का वो किया गया है, ना ट्रैफिक फ्लो देखा गया कि हमने कौन सी रोड सिग्नल फ्री देनी है, कहाँ पे ओवर देना है, कहाँ पे अंडरपास देना है। अब आप ये देख लें कि ये जो शाहीन चौक का अब आ रहा है मंसूबा, उसका जो ऐड आया वो क्लासिक मिसाल है एक नेपोटिज्म की, कि आप कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिसने इतने मिलियन का प्रोजेक्ट 100 दिनों में किया, अब 100 दिनों में प्रोजेक्ट टोटल कितने हुए? वही होंगे जो अभी ये करके देखे ना। अब मैंने आपको एक चीज देनी है तो मैं पहले ही निशानियां बता रहा हूं कि गाल पे तिल हो, साइड से मांग हो, वेस्ट कोट और सफेद कपड़े पहने हो तो उसको मिलेगा। तो मैं निशानी एक ही कंपनी की बता रहा हूं। तो ये तो एक अजीब व गरीब एक, यानी कि हम इस दौर में देख रहे हैं चेयरमैन CDA मौजूदा जो हैं कि ये किस तरफ, लेकिन डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जो हमारी जागसाई हो रही है कि हम वहाँ से पानी नहीं निकाल पा रहे, और लोग तरह तरह के तबसरे करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान और हालैंड के वो एक हो गया म्यार के पानी में हम भी पड़े होते हैं बारिशों के बाद, और वो भी हैं और हेल्पलेस हैं, वहाँ से CDA पानी निकाल पा रहा। अब ये उस ठेकेदार को फाइन होना चाहिए। खाने के बेसमेंट में भी पानी चला गया, पानी खड़ा है अंदर, वो बाहर रोड पे 4-4 फीट पानी खड़ा है। अब अलमिया है और 5 एम्बेसीज मुतासिर हुई हैं इससे, और रास्ता बंद हुआ है लोगों का, गाड़ियां तक नहीं गुजार सकते, बंद हो जाती हैं। तो अब वो मामला ये है कि ये कभी भी नहीं हुआ था ऐसे, ये सिर्फ वो हेस्ट में जो काम किए जाते हैं। वो नाला बंद कर दिया गया, अब निकासी हो नहीं रही, अब उसे ढूंढा जा रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं, और ये सारा कुछ जो है ये हेस्ट में काम। वज़ीर आज़म भी शाबाशी देने के लिए जो है वो वज़ीर दाखिला को वो कर देते हैं कि आपने बड़ा कारनामा कर दिया, 40 दिनों में ये मनसूबा बना लिया, और वज़ीर दाखिला भी इश्तिहार दे के जो है ना वो अपने एक क्रेडिट ले लेते हैं। हालत ये है कि ये उन मनसूबों की वजह से आवाम को जो है ज़लालत उठाना पड़ रही है जी। और ये फ़ख्र, इनमें तो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ भी हैं, लोग इनके ऊपर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये किन लोगों को दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं। आगे जिस तरह के ऐड दे के मखसूस कंपनियों को नवाजने की बात हो रही है, कोई कह रहा है जी इसमें 15% कमीशन है, कोई कह रहा है 20% है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो बजाय इसके कि कल नैब के केसेस उनके ऊपर बने, वो अभी इन चीज़ों को चेक करें कि क्या इन अफवाहों के अंदर कोई हकीकत है, इसके अंदर कोई वाकई ऐसा मटेरियल है, और फिर जिन कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं उसके लिए जो आप तयन कर रहे हैं। अच्छा, कमीशन, सॉरी जॉय साहब, कमीशन ना भी हो ना ये, क्योंकि ये सुनी बातें, कमीशन ना भी हो, जो डिफेक्टिव प्लानिंग है और जो डिज़ाइनिंग है जिससे अवाम को जो एक मेरा ख्याल है ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है, यही इतनी बड़ी इनकी जो है वो मैं समझता हूँ नाई है कि जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को फिल 4 मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर नोटिस लेते हुए दोबारा इसकी डिज़ाइनिंग बेहतर करनी चाहिए। वो डेड एंड जो छोड़े गए हैं जो हॉस्पिटल्स को मिलाने के लिए हैं वो उसके हवाले से हो, यहाँ से भी हो। देखें ना, एक हमारे यहाँ इशू क्या है, आप एक मनसूबा देते हैं 5 अरब का, और बाद में फिर आप कहते हैं अब ये ख़त्म 7 अरब पे हुआ है, इसमें सप्लीमेंट्री आ गई हैं चीज़ें। ये क्राइम है। अब अगर आपने इसको ठीक करना है ना, पहले जिम्मेदारों का करें और उन्हें जेल में डालें। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, शाहीन चौक बनाने के लिए आप टाइम तो 180 दिन का दे रहे हैं, लेकिन आप कंपनी वो मांग रहे हैं जिसने 100 दिन में कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो आप नेपोटिज्म करना चाह रहे हैं ना। आप क्यों
180 दिनों में प्रोजेक्ट बनाना ना, तो उसका एक्सपीरियंस 180 दिन का भी तो हो सकता है। आपको पता है 100 दिन में कितने प्रोजेक्ट हुए हैं पाकिस्तान में, ये जो हुए हैं इसका हम आप भुगत रहे हैं। आप ना करें 100 दिन में, हाँ 100 दिनों वाला नहीं आप चाहिए ना हमें। करें कि बाद में फिर पानी निकालने के लिए फिर वो रोडें बंद हो और फिर अजाब फिर बने। 100 आप दिन एक मजीद दफ़ा लग करें, गए, हाँ। पहले उसकी स्टडी करें, कितनी ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, ओवरहेड बनना है, कहाँ पे अंडरपास बनना है, कौन सा लूप सिग्नल फ्री बनना है, पहले तो ये स्टडी करें। ठीक है, अफसोसनाक बात है ये कि आप मंसूबा बना दें और आपको पता ही ना हो कि ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आ रही है, कहाँ से कम आ रही है, कैसे वो उसके लोग बाद फिर ये जो इस तरह के भंड आप करते हैं इनके जिम्मेदारों का तयन करें। बिल्कुल। और ख़बरदार कि आप बाद में पैसे बढ़ा दें, 20 और 25% पैसे आप बाद में एक्स्ट्रा दे देते हैं कि ये जी एस्टीमेट से आगे चला गया। क्यों चला गया भाई? ये तो आपने फिर वही बात होगी, इससे बेहतर था आप किसी महंगी कंपनी को दे देते। आप उस वक्त आप ये तो सारे आप उस शफाफियत कैसी फेरने वाली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फ़खर, एक दिलचस्प बात और बताऊं मैं आपको। कल भी कोई अंडर पासेस का जो है परसों हुआ था, अंडर पासेस का कोई इफ्तिताह हुआ है। परसों पिंडी में अंडर पासेस का इफ्तिताह हुआ और बहुत अच्छे अंडर पासेस बने हैं। अच्छा। पूरी माल रोड के ऊपर मेरा ख्याल है पिंडी का सबसे लंबा अंडर पास जो है वो बना है पिंडी कैंट में। और जो है वो मरियम बीबी आई थी, उन्होंने इस्तकबाल की, वहाँ पे फीते काटे उसके। और अडियाला रोड पे भी एक नवाज शरीफ फ्लाईओवर बना, उसका भी इफ्तिताह किया उन्होंने। तो वहाँ पे एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल थी कि पिंडी से हमारे जो वाहिद वफाकी वजीर हैं, वफाकी वजीर रेलवे, जो कि बड़े स्टालवर्ट हैं नून के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो है ओपनर बैट्समैन समझे जाते हैं, ज़ाती दोस्त हैं, वो उस सारी तकरीब में हमें पीछे पीछे नजर आए जैसे खुडे लाइन लगे होते हैं। अच्छा। फीता काटने में भी वो पीछे थे, पिछली लाइन से उन्होंने हाथ किया हुआ है, और अगली लाइन में खड़ी हुई हैं जो है मरियम नवाज हैं, तायरा औरंगजेब हैं और सेनेटर नासिर भट्ट हैं, उनके साथ बैरिस्टर दानियाल हैं, और फेडरल मिनिस्टर और पिंडी डिवीजन के जो सदर हैं मलिक इब्रार, वो पिछली रो में खड़े हैं। तो इस पे ना मैं क्योंकि परसों पिंडी गया तो ये टॉक ऑफ द टाउन थी। अच्छा। क्योंकि हनीफ अब्बासी इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, शेख रशीद के मुकाबले में, और पिंडी से ओनली हमारे जो हैं फेडरल मिनिस्टर हैं। तो एक बड़ा शहर ने माइंड किया कि यार हमारे पार्टी के अंदर जो एक सियासत होती है, जो एक धड़ेबंदी है, जो मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब मखसूस नशिस्त पे हैं, पंजाब हुकूमत में बड़ा असर रसूख है, मरियम औरंगजेब सीनियर मिनिस्टर हैं, और ये जो ऑपरेशन हुआ था तजावज़ात के खिलाफ, इसमें बड़ी धड़ेबंदी भी नजर आई। डीसी साहब फ़ोन नहीं सुनते थे हनीफ अब्बासी का। अच्छा। जो वो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी और ये होती है ना मकामी लेवल पे, वो बड़ी इस इवेंट में नजर आई, इस इवेंट में नजर आई। हालांकि हमने देखा कि पिंडी के लोग और इस्लामाबाद के लोग, जब मियाँ साहब, मरियम बीबी, इनके जब ट्रायल हो रहा था, ये एहतसाब अदालतों में आते थे, तो बड़ी तादाद में वर्कर भी आते थे। पहले वर्कर्स को कहा गया था कि जलसा होगा और वो बड़े खुश थे कि हम अपनी लीडर को सुनेंगे और उनकी तकरीर होगी, लेकिन 11th आवर पे किसी वर्कर को भी नहीं बुलाया गया, और जो आपके मुंतखब नुमाइंदे थे उनमें भी जो है वो डिफरेंस था वहाँ पे सूरत हाल में ना। तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे होता है वर्कर के लिए और काम करने वाले लोगों के लिए कि उसमें जब उनका मरकजी लीडर आए तो ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, उनको ब्रिज करना चाहिए अपने लोगों के अंदर आके, उसको जो गिरा होती है उसको भी खोलना चाहिए और उनको वो करना चाहिए। लेकिन पिंडी में जब मरियम बीबी आई हैं तो ये चीज़ देखी गई और शहर ने डिस्कस भी किया है। अच्छा। लेकिन ये है कि पिंडी के लिए 2 अच्छे उन्होंने मंसूबे दिए हैं, तो देखते हैं कि चलें अब आने वाले दिनों में पिंडी के लिए इस तरह की कोई डिफेक्ट नहीं है जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी पूरी स्टडी है, आप देखें। अच्छा। अगर आपका, मैं उससे पूरा गुजरा हूँ, ऊपर साइड रोड्स बड़े खुले हैं, जो चौक हैं वो उन्होंने प्रॉपर ब्रिज किए हैं, यहाँ तो गलियाँ बनी हुई हैं जी। और ये बेसिकली फ़ायदा हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसने जाना है, अच्छा, या पेशावर जाना है, तो वो लोग जो माल रोड पे बार बार हर रोड पे इशारे आते थे, वो उन इशारों से 1 गो में निकल जाए। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा मंसूबा था। ठीक। तो आज तो यही है मेरा ख्याल है फ़खर, यही है। प्रोग्राम आपने देखा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात अच्छी लगे तब भी बताएं, बुरी लगे तब भी बताएं। अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।